हाँ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट किया जाए। और पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन जो जनरली मैं हर क्लास में पूछता हूं, आपकी क्लास में पूछ लिया जाए। कितने स्टूडेंट है जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बेकार लगता है? हाँ ये ठीक है, ये अच्छा है। आराम से मतलब आराम से हाथ खड़ा कर सकते हैं। इधर पड़ोसी को देखने की जरूरत नहीं है, लगता है तो बुरा लगता है, उसमें क्या है। और किसी को ज्यादा बुरा लगता है तो दोनों हाथ भी खड़े कर सकते हैं। और एक ऑप्शन और है, और ज्यादा ही बुरा लगता है तो बेंच पे भी खड़े हो सकते हैं। अरे ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो ये जो हाथ खड़े हुए यही मेरा टारगेट है। अब टेंशन में आ गया सब। टारगेट का क्या मतलब है? टारगेट का मतलब ये देखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनको नहीं समझ में आती है उनको समझ में आए, और समझ में आने के अलावा ये सब्जेक्ट उनका फेवरेट हो जाए, तब तो पढ़ाने का कोई फायदा है। बाकी जिनको देखो सब्जेक्ट समझ में आता है तो उसको कोई भी पढ़ाए, ठीक है, उसको समझ में आता है सब्जेक्ट तो उसको कोई भी पढ़ाए वो समझ में आएगा ही सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई अगर मैं नहीं समझ में आता और वो समझ में आने लगे और लास्ट में ऐसा हो कि सर मतलब ऐसा हो सकता है कि सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ जाए नीट में, तो मजा आ जाएगा, तो पढ़ाने का फिर फायदा है और वो हो भी जाएगा। लेकिन उसमें दो फेवर आपसे चाहिए, ठीक है। अगर आप दो तरह से मुझे फेवर करते हैं तो आपके सब्जेक्ट की गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है, वो डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। एक फेवर तो ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए आप आज से आप तैयार हो जाओ। मतलब ये कि सर ठीक है हम तैयार हैं, ठीक है, अगर आप 100% तैयार हैं तो फिर मैं 200% तैयार हूं। मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में बैठे आप ये मानकर चलो ठीक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा 0 है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी कोई ये सोचकर बैठा कि सर मुझे समझना ही नहीं है, आप कुछ ही कर लो, तो फिर तो ऊपर से भगवान जी आ जाएंगे तो नहीं समझा सकते, ठीक है। इसलिए सब्जेक्ट के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में अगर आप सब्जेक्ट को लेकर समझने के लिए बैठेंगे क्लास में तो समझाना कैसे वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा पॉइंट जहां पर स्टार्टिंग में आप उसको फॉलो करते हैं लेकिन बाद में आने के बाद में आप उसको बिल्कुल एकदम उससे डाइवर्ट हो जाते हैं, और वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे सब्जेक्ट में आपको उतना फायदा मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअली रिएक्शंस वाला पार्ट सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं उनको याद करना स्टार्ट कर देते हैं, उससे बात बनेगी नहीं, आप कितना भी याद कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हाईली वोलेटाइल, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट है। आज याद करोगे 2 दिन बाद उड़ जाएगी दिमाग से, ठीक है। अब उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको बढ़ाना है तो फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मतलब मेमोरी में अगर आपको सब्जेक्ट को रिटेन करना है, इनफैक्ट ये प्रिंसिपल तो हर सब्जेक्ट पर एप्लीकेबल है कि अगर आप सब्जेक्ट को मेमोरी में रिटेन करना चाहते हैं ज्यादा टाइम तक तो आप उसको थ्योरी पढ़कर रिपीटेडली थ्योरी पढ़कर नहीं कर सकते, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको फायदा होगा, सब्जेक्ट आपको उतना ज्यादा याद रहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की हुई होगी तो वो क्वेश्चंस ही आपको कांसेप्ट रिकॉल करवा देते हैं, वही याद दिला देते हैं आपको, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अभी तो नहीं, आगे जब पार्ट 1 GOC1 GOC2 हम स्टार्ट करेंगे उसमें कुछ चार्ट्स में बनवाता हूं, ठीक है। मैं हर बार स्टूडेंट को बोलता हूं कि वो चार्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इनफैक्ट कुछ चार्ट्स हम क्लास में बनाएंगे भी, ठीक है। वो चार्ट्स आपको सभी को बनाने हैं, ठीक है। चार्ट्स बनाते नहीं है स्टूडेंट, अभी भी बहुत सारे मतलब जो ये सेशन अभी कंप्लीट होने जा रहा है उसके काफी स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। उसमें से भी अगर आप पूछोगे तो 10 में से 5 ही बोलेंगे कि हमने चार्ट्स बनाए, और 5 बोलेंगे नहीं वो बना ही नहीं पाया। और ऐसे में फिर आप डिफरेंस भी समझ लेना, जिन्होंने चार्ट्स बनाए उनसे फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिव्यूज भी ले लेना, वो कहेंगे एकदम तैयार है, और जिनने चार्ट्स नहीं बनाए वो परेशानी दिखेंगे आपको। इसलिए चार्ट्स आप जरूर बनाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब भी आपको बोले जाए, ठीक है। एनसीईआरटी हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, लेकिन अभी नहीं, एनसीईआरटी को हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअली क्या है, देखो आप ये मानकर चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज सच कोई टॉपिक नहीं है। एनसीईआरटी में जरूर आपको टॉपिक वाइज दिया हुआ है, लेकिन आप ये मानकर चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई एज सच टॉपिक नहीं है, ठीक है। आप किसी भी टॉपिक की बात करो, उस टॉपिक के क्वेश्चन या उस टॉपिक की थ्योरी या उस टॉपिक का कंसेप्ट आपको हर चैप्टर में मिल जाएगा। जैसे आपने 12th की एनसीईआरटी पढ़ी है, अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो 12th में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन आईयूपीएसी के क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में मिल जाएंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म कोई चैप्टर नहीं है आपके उसमें 12th एनसीईआरटी में, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन हर चैप्टर में मिल जाएंगे। GOC1 जैसा कोई चैप्टर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में मिल जाएंगे। तब या तो हम चैप्टर वाइज पढ़ें,
चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो चैप्टर, हर चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खिचड़ी बता रहा हूं मैं आपको, और डायरेक्ट आपको खिचड़ी दे दी तो फिर आप उनको सेग्रीगेट ही नहीं कर पाओगे। वो कंसेप्ट्स, मतलब वो एक तरह से कंसेप्ट्स का मिक्सचर है, तो हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ पाएंगे, हम टॉपिक वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेंगे, फिर लास्ट में उनको सबको मिक्स करके चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनसीईआरटी के चैप्टर के हिसाब से तैयार करते हैं, और आपकी गलती नहीं है, कई बार आपको ऐसा पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, इस तरह से स्टार्टिंग में डायरेक्ट एल्कीन, ठीक है, वहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कभी भी नहीं सीख पाओगे, वो आपको रटना ही पड़ेगा। कंसेप्चुअली अगर पढ़ना है तो हमें एक एक कंसेप्ट को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। मान लो अगर आईयूपीएसी पढ़ रहे हैं तो वो आईयूपीएसी, हर चैप्टर की आईयूपीएसी एक साथ पढ़नी पड़ेगी आपको, तब आपको समझ में आएगा। आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो हर चैप्टर का आइसोमेरिज्म एक साथ पढ़ना पड़ेगा आपको, तब वो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए अभी आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाएंगे, एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे लेकिन लास्ट में, ठीक है, और ये आपको टेंशन नहीं लेना है, एनसीईआरटी का हर एक कंसेप्ट आपका क्लास में कवर होगा। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, वही लैंग्वेज, उसी कंसेप्ट को हम आपको इजियर लैंग्वेज में डिलीवर करते हैं, वहां थोड़ा सा वो सेम कंसेप्ट लैंग्वेज थोड़ा सा टफ रहता है, तो उस लैंग्वेज को समझने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, बाकी कंसेप्ट समझने के लिए तो हमारे नोट्स सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस रहेगा, और क्या मतलब कहां से स्टार्ट करें, जीओसी 1 से या एकदम जीरो नोमेनक्लेचर से ही स्टार्ट करें? नोमेनक्लेचर से ही स्टार्ट करें, ठीक है, नोमेनक्लेचर से ही स्टार्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बिल्कुल आईयूपीएसी सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे और उसी से आगे बढ़ेंगे। आईयूपीएसी पढ़ लेंगे, फिर आइसोमेरिज्म, फिर जीओसी 1, फिर जीओसी 2, फिर चैप्टर्स एल्केन एल्केन एल्काइन, हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल ईथर फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, एल्डिहाइड कीटोन, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस तरह से पूरा एक सीक्वेंस रखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पॉजिटिव माइंडसेट सब्जेक्ट को लेकर के, और दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बोला जाए, सोर्स मैं आपको बता देता हूं, आपके जो क्लास नोट्स में जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, डीपीपीस, मॉड्यूल और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है। एनसीईआरटी की थ्योरी हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन आप चैप्टर जो टॉपिक कंप्लीट होते जाए उसके हिसाब से करते जाएं। जैसे आईयूपीएसी हमने कंप्लीट कर लिया, तो अब आईयूपीएसी के जितने भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं, सारे क्वेश्चन कर डालो, क्वेश्चन में मार्क करा दूंगा आपको, ठीक है, क्वेश्चंस में मार्क करा दूंगा, ताकि लास्ट में हमें केवल थ्योरी पढ़ने का बर्डन रहे एनसीईआरटी का, क्वेश्चन करने का बर्डन नहीं रहे, क्वेश्चन हम टॉपिक के हिसाब से कंप्लीट करते जाएंगे। क्लियर बात है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप लिखें। देखो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो इसमें कंपाउंड का जब आप नेम लिखते हैं तो उसका एक अरेंजमेंट होता है, उसके लिए एक फॉर्मेट, सेट फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको याद रखना है। देखो, इस केस में अगर हम बात करें तो किसी भी कंपाउंड का जब आप आईयूपैक नेम लिखते हैं तो इट इज नेम्ड इन दिस फॉर्मेट, P2, then P1, Alk, S1 and S2, ठीक है। ये एक ऑर्डर आपको हमेशा इस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है किसी भी कंपाउंड का आईयूपैक नेम। अब इन पार्ट्स को आप इंडिविजुअली समझ लें एग्जैक्टली होते क्या है। देखो, P इज फॉर प्रीफिक्स, एंड S इज फॉर सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स की अगर बात की जाए तो दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, P2 एंड P1। नाउ व्हाट इज P2? इट इज नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विथ पोजीशंस। विथ पोजीशंस, ठीक है। कंपाउंड का जब आप आईयूपैक नेम लिखते हैं तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारा हम डिस्कस करेंगे, अभी केवल फॉर्मेट को आप समझे। तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम लिखना होता है, एंड नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद देयर पोजीशंस, ठीक है। जो भी कार्बन चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन है, उन पोजीशंस को मेंशन करते हुए हम सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। P1 की अगर बात की जाए तो देखो, P1 is the part that gives an idea about the compound, whether is it cyclic compound or open chain. P1 से आपको यह पता चलता है कि कंपाउंड ओपन चेन है या साइक्लिक कंपाउंड है। अगर कंपाउंड ओपन चेन है तो P1 पार्ट को हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। मतलब ओपन चेन कंपाउंड्स में आप कह सकते हैं P1 पार्ट विल बी एब्सेंट, ठीक है। इट इज यूज्ड ओनली फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स, और साइक्लिक कंपाउंड अगर है तो उसके लिए P1 लिखा जाता है साइक्लो। देन इट विल बी एल्क। What is alk? It is root word
दैट गिव्स एन आइडिया अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। ठीक है, जब आप कंपाउंड का आईयूपैक नेम लिखते हैं तो आप कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं, प्रिंसिपल कार्बन चेन का। प्रिंसिपल कार्बन चेन में जो भी नंबर ऑफ कार्बन है उसके अकॉर्डिंग आपको एल्क लिखना होता है। तो इट इज नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी, दैट इज प्रिंसिपल कार्बन चेन। S1 की अगर बात की जाए तो S1 गिव्स एन आइडिया अबाउट द कंपाउंड वेदर इज इट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखो हर कंपाउंड को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द कंपाउंड कैन बी इधर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर कंपाउंड सैचुरेटेड है तो हम उसके लिए S1 लिखते हैं N, बट इफ कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड इट विल बी इन और आइन। भाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हम किन्हें बोलते हैं? विच कंपाउंड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स? कोई बताना चाहे? जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, वो कहना जरूरी है एक्चुअली, जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्योंकि देखो डबल बॉन्ड की अगर बात की जाए तो डबल बॉन्ड तो इस कंपाउंड में भी है, बट इट्स नॉट अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड तो है बट ये अनसैचुरेटेड नहीं है ना। अनसैचुरेटेड होने के लिए कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है, मे बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और मे बी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्या क्लियर हो रही बात? है सो दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब आप सोचिए, अगर कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब ये कंफर्म है ना कि उस कंपाउंड में या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं इन, एंड फॉर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वी राइट आइन। यही होता है ना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की अगर बात की जाए तो उसके लिए हम लिखते हैं इन, दैट इज एल्केन एल्कीन अल्काइन। यही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ देखो कि अगर कंपाउंड सैचुरेटेड है मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो इट विल बी इन। अनसैचुरेटेड है डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल बॉन्ड, इफ इट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इट विल बी इन एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विल बी आइन। तो अगर हम बात करें इफ द सेलेक्टेड कार्बन चेन इज हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड दैट मींस द कंपाउंड इज सैचुरेटेड कंपाउंड, सो इट विल बी इन। और अगर सेलेक्टेड कार्बन चेन में आपको डबल बॉन्ड मिलता है तो इट विल बी इन, और ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो आइन। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन चेन में किस पोजीशन पर है वो पोजीशन भी हमें मेंशन करना होगा। सो इट विल बी विद पोजीशन। ये क्लियर है? फिर हम बात करते हैं S2। S2 इज सफिक्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड का जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स हम S2 के फॉर्म में यूज करते हैं, और इसके लिए भी हम बात करते हैं विद पोजीशन। तो ये एक फॉर्मेट है आईयूपैक सिस्टम के लिए। इस फॉर्मेट में आपको कंपाउंड का नेम अरेंज करना होता है, P2, P1, एल्क, S1 एंड S2। अब देखो, अब इनको इन पार्ट्स को इंडिविजुअल भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कैसे उसका सफिक्स हम यूज करते हैं, ये सारे पार्ट हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दें। देखो, अगर हम बात करें कि कंपाउंड का आईयूपैक नेम किस फॉर्मेट में लिखा जाता है तो ये फॉर्मेट है। अगर आप उनको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वी हैव मैक्सिमम 5 पार्ट्स फॉर आईयूपैक नेम ऑफ एनी कंपाउंड, दैट इज P2, P1, एल्क, S1 एंड S2। ये मैक्सिमम पार्ट्स हो गए। आप बता सकते हैं हाउ मेनी ऑफ देम आर द एसेंशियल पार्ट्स विच विल बी प्रेजेंट इन एवरी आईयूपैक नेम। आप बता सकते हैं इनमें से ऐसे कितने पार्ट्स होंगे जो हर कंपाउंड के आईयूपैक नेम में कंपल्सरीली प्रेजेंट होंगे, या आपको लगता है कि नहीं पांचों ही पार्ट्स हमेशा प्रेजेंट होंगे? मिनिमम पार्ट्स कितने होंगे जो कंपाउंड में कंपल्सरीली प्रेजेंट होंगे? 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स। चलिए, 2 पार्ट्स कौन कौन से होंगे? एक तो जाएगा एल्क, S1, और जो स्टूडेंट 3 पार्ट्स कह रहे हैं वो थर्ड पार्ट कौन सा? प्रीफिक्स 2। चलिए, आप ध्यान देना। देखो, अगर हम बात करें द एसेंशियल पार्ट्स फॉर एवरी आईयूपैक नेम देयर आर 2 पार्ट्स, इट इज एल्क एंड S1। देखो, अगर हम बात करें कि एल्क इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो क्या हम बात कर सकते हैं एवरी कंपाउंड विल हैव एटलीस्ट 1 कार्बन इन पीसीसी। प्रिंसिपल कार्बन चेन में कम से कम 1 कार्बन तो होगा ही ना। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो कार्बन तो पक्का होगा ही। तो कार्बन चेन में मिनिमम 1 कार्बन तो आपको मिलेगा ही।
मतलब एल्क पार्ट तो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। और जिन कंपाउंड के प्रिंसिपल कार्बन चेन में 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? मिथ। ऐसे ही होता है। 2 कार्बन के लिए आप लिखेंगे इथ, देन प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ठीक है, तो एल्क इज द एसेंशियल पार्ट फॉर एवरी आईयूपैक नेम। विदाउट एल्क कंपाउंड का आईयूपैक नेम पॉसिबल है ही नहीं। फिर अगर बात की जाए S1, ये भी कंपलसरी पार्ट है, क्योंकि देखो ये भी कंफर्म है कि कंपाउंड या तो सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा। भाई आप कहेंगे सैचुरेटेड भी नहीं है, अनसैचुरेटेड भी नहीं है, तो थर्ड कैटेगरी को तो कुछ है ही नहीं ना। थर्ड कैटेगरी तो कुछ है ही नहीं। भाई कार्बन चेन या तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होंगे कार्बन, या फिर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन कुछ तो होगा। सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं, तो हवा में तो कार्बन होंगे नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि कंपाउंड विल बी आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड है तो फिर एन आ जाएगा, और अगर अनसैचुरेटेड है तो डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल बॉन्ड, इफ डबल बॉन्ड इट विल बी इन एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। मतलब ये बात तो क्लियर है कि कंपाउंड पक्का या तो सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा, मतलब S1 पार्ट भी आएगा। लेकिन बाकी 3 पार्ट्स की अगर बात की जाए तो वो कंपलसरी पार्ट्स नहीं है। दे मे और मे नॉट बी प्रेजेंट डिपेंडिंग ऑन गिवन कंपाउंड। देखो मैं आपको बताता हूं, P1 मैंने आपसे कहा कि ये साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज होगा। इसका मतलब अगर कोई कंपाउंड ओपन चेन है तो P1 पार्ट उसमें एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट P2, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। कंपाउंड मे और मे नॉट हैव सब्स्टिट्यूएंट। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो अगर आपके पास ये एक कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड की अगर बात की जाए, इसमें अगर हम प्रिंसिपल कार्बन चेन की बात करें तो ये इसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई। ठीक है, क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो इसका मतलब इस कंपाउंड का जब आप आईयूपैक नेम लिखेंगे तो P2 पार्ट तो एब्सेंट रहेगा ना, बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट इन द कंपाउंड। तो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब ये पार्ट कंपलसरी नहीं है डिपेंडिंग ऑन गिवन कंपाउंड। लेकिन हाँ, और कंपाउंड क्योंकि देखो ओपन चेन है, इसका मतलब P1 पार्ट भी एब्सेंट रहेगा। इसके लिए P2 भी एब्सेंट होगा, P1 भी एब्सेंट होगा, लेकिन एल्क तो पक्का आएगा। 3 कार्बन एटम्स इन कार्बन चेन प्रॉप। ये बात समझ में आ रही है? फिर अगर बात की जाए कंपाउंड सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ रहा है। और अगर सैचुरेटेड है तो एन। और अगर बात की जाए S2 की, तो देखो S2 हम बात करते हैं सफिक्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या ऐसा कंपलसरी है कि हर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो गई? नो, कंपाउंड मे और मे नॉट हैव फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब S2 पार्ट भी प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो कंपलसरी पार्ट्स हैं वो पार्ट्स होते हैं एल्क एंड S1। ये आप माइंड में सेट कर लो एकदम। ठीक है, और ये भी आप ध्यान में रखेंगे, स्टार्टिंग में जब कुछ कंपाउंड्स के आप नेम्स लिखेंगे तो आपके माइंड में फॉर्मेट होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, विच आईयूपैक नेम इज इनकरेक्ट। अब उसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्यूट टू ऑल। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि ब्यूट टू ऑल तो सही है, लेकिन आप सोचो ब्यूट टू ऑल में S1 गायब है। ब्यूट टू ऑल, एन इन आइन तो गायब ही उसमें से। और अगर S1 गायब है तो कंपाउंड का नेम हो ही नहीं सकता फिर तो, क्योंकि S1 तो कंपलसरी पार्ट है। विदाउट S1 आईयूपैक नेम पॉसिबल ही नहीं है। तो ये फॉर्मेट अगर आप माइंड में रखेंगे ना तो आप अपनी एरर्स को बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। देखो आईयूपीएसी रूल्स ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़े हैं। आईयूपीएसी रूल्स आपने सबने पढ़े हैं। आईयूपीएसी रूल्स इनफैक्ट 9 से ही पढ़ते हैं स्टूडेंट, 9 10 में भी मिल जाते हैं आईयूपीएसी रूल्स। ठीक है, आईयूपीएसी रूल्स आपके लिए नई नहीं है। ठीक है, मेरा टारगेट मेनली रहेगा कि आप आईयूपीएसी में मिस्टेक कहां करते हैं वो आपको बताना, क्योंकि रूल्स तो ठीक है, प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन में मिस्टेक्स क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। वहां पर आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली आईयूपीएसी में क्वेश्चन इसलिए आपसे गलत नहीं होता है कि आपको रूल्स नहीं आते हैं। क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाता है कि आप अप्लाई करते टाइम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। तो एप्लीकेशन पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको समझना अच्छे से। फॉर्मेट क्लियर है क्या सभी को? ये लिखिए आप इस फॉर्मेट को। हाँ कंप्लीट पार्ट। चलिए अब मुझे आप बताएं, कोई भी कंपाउंड अगर आपको गिवन है और उसका आईयूपैक नेम आपको लिखना है, आपका पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? बोला, कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। बस यहीं से मिस्टेक स्टार्ट हो जाती है, यहीं से मिस्टेक स्टार्ट हो जाती है। क्या? हाँ, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब वो मैं आपकी भावनाओं को समझ के ही बोल रहा हूं। ठीक है, कार्बन चेन का सिलेक्शन करने का मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही है, या अभी फिर स्टूडेंट कहेंगे नहीं सर प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, वो बात वही है। ठीक है, आप कार्बन चेन का जो सिलेक्शन कर रहे हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन बोलते हैं, सबसे सेफ वर्ड तो वही है। यहीं से मिस्टेक स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूं 99% नहीं 100% स्टूडेंट
यही बात करते हैं कि सर आईयूपैक नेम लिखना है, सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे और वहीं से गलतियां स्टार्ट हो जाती है। आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्शन से पहले एक काम और करना चाहिए, ये एक्चुअली सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप कार्बन चेन का सिलेक्शन अगर आपने किया तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। सबसे पहला काम आपको कार्बन चेन का सिलेक्शन नहीं, सबसे पहला काम हमें करना चाहिए सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन पहले करना चाहिए, ये पहला स्टेप होगा हमारा किसी भी कंपाउंड का आईयूपैक नेम लिखने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, जो सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं ना, वो सीक्वेंस सेफेस्ट सीक्वेंस है किसी भी कंपाउंड का आईयूपैक नेम लिख लेगा, इसमें मिस्टेक हो ही नहीं सकती। आप उसका रीजन मैं आपको बहुत लॉजिकल बात करेंगे। आपने कहा कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, जब कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि कार्बन चेन के सिलेक्शन में सबसे पहले हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कवर करना होता है। ऐसे ही करते हैं या बस ये देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा कहां मिल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना। जब कार्बन चेन का आप सिलेक्शन करते हैं तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को रखना होता है। मतलब ये बोला जाता है कि व्हेनेवर सेलेक्टिंग कार्बन चेन यू हैव टू फर्स्ट कवर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बन चेन का सिलेक्शन आपने स्टार्ट कर दिया और आपको बताया कि कार्बन चेन के सिलेक्शन में पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कवर करना होता है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमने सिलेक्ट किया ही नहीं। अब आपके दिमाग में दो वेरिएबल्स काम कर रहे हैं, कार्बन चेन का सिलेक्शन भी दिमाग में चल रहा है और पैरेलल में ये भी देख रहे हैं आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। दो वेरिएबल के साथ काम करोगे गलती ज्यादा होगी। एक एक वेरिएबल को कंप्लीट करते हुए चलो सीक्वेंस में। तो ध्यान रखना, बिफोर सेलेक्टिंग प्रिंसिपल कार्बन चेन वी हैव टू सेलेक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले आपको कंपाउंड का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। तो लिखना है आप इसमें सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आप ध्यान देना, अभी आपको ये एग्जांपल नहीं लिखना है, केवल हेडिंग आप लिखना है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब आप समझे पहले से। आपको सपोज ये कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड में अगर आपको बोला जाए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन करना है, कोई बता पाए आप इसमें से विच इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड? ब्रोमीन या और कुछ? डबल बॉन्ड, नाइट्रो, मैं इसका कुछ बचता ही नहीं। और तो कुछ बचा ही नहीं, कार्बन तो कहेंगे नहीं। चलिए आप ध्यान देना, इस कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की अगर बात की जाए तो इट इज एब्सेंट, देयर इज नो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। तो जो डबल बॉन्ड कह रहे हैं उनको तो मैं वैसे इसी से क्लियर कर दूं, डबल बॉन्ड आप यहां लिखते हैं और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अलग पार्ट होता है। अरे समझ में आ रही है? बट डबल बॉन्ड के लिए तो आप इन लिखते हो ना, वो तो S1 है, जबकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आप किस फॉर्म में लिखते हैं? S2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो डबल बॉन्ड और S2 तो है ही अलग अलग चीज। आप ध्यान देना, इनमें इस कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है, ठीक है। आप समझिए इस बात को, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्शन के टाइम पर ये मिस्टेक होती है और इसी वजह से आप कार्बन चेन के सिलेक्शन में भी मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन पहले आपका एकदम पक्का होना चाहिए, तब हम कार्बन चेन का सिलेक्शन सही कर पाएंगे। उसके लिए आप रूल समझे। देखो, ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड के लिए हमने कंसिडर किए हैं या सेलेक्ट किए हैं जिन फंक्शनल ग्रुप्स को हम कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करते हैं। देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप्स विच आर नेवर काउंटेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट आपको पता होना चाहिए, जिसमें एक तो हम बात करते हैं, देखो, हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ईथर एंड साइक्लिक ईथर। आप ध्यान देना, ये 5 फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जिन फंक्शनल ग्रुप्स को हम कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में नहीं रखते हैं। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट से एकदम बाहर हैं, ठीक है। दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स विच आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। इनको हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट करते हैं और इसको मैं आपको दो तरह से प्रूफ करके बताता हूं, ठीक है। ऐसा कुछ रटना नहीं है। देखो, इन्हें हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। इसका एक प्रूफ तो आपके सामने है। मान लो अगर आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है। अभी मैं आईयूपीएसी नेम नहीं सिखा रहा हूं, नेम तो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले तो रूल्स डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देखो, इस कंपाउंड का नेम अगर लिखा जाए, थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो,
तो इसका नेम कैसे लिखते हैं आप? प्रोपेन 2 क्लोरो या 2 क्लोरोप्रोपेन? 2 क्लोरोप्रोपेन। अब जरा ध्यान देना, अगर आप इस कंपाउंड को लिखते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन, और ये बिल्कुल सही है, इट इज नेवर रिटन एज प्रोपेन 2 क्लोरो। प्रोपेन 2 क्लोरो तो गलत ही नेम हो जाएगा इसमें, ठीक है। इट इज रिटन एज 2 क्लोरोप्रोपेन। एक बात सोचिए, या ब्रोमीन अगर होता, मान लो जो भी है, क्लोरीन ले लिया चलो हमने, तो अब आप देखो, आपने इसका कि 2 क्लोरोप्रोपेन हम इसे लिखेंगे, आपने इस क्लोरीन के लिए वर्ड इसमें क्या यूज किया? क्लोरो। और उस क्लोरो को कहां पर लिखा है? प्रोप से पहले। क्लोरो को प्रोप से पहले लिखा है। एल्क से जो भी आप पहले लिख रहे हैं वो तो प्रीफिक्स है, एंड दैट इज सब्स्टिट्यूएंट, नॉट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्लोरीन की अगर बात की जाए तो क्लोरीन इज हैलोजन। इसका मतलब हैलोजन को तो आप हमेशा एल्क से पहले लिखते हैं ना, और एल्क से पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है, ना कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को तो हमेशा लास्ट में लिखते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? और बताता हूं एग्जांपल। जैसे मान लो आपके पास ये कंपाउंड है, आप इस कंपाउंड को क्या क्या लिखते हैं? इथेन नाइट्रो या नाइट्रो इथेन? नाइट्रो इथेन। इस कंपाउंड को हम लिखते हैं नाइट्रो इथेन। आप सोचिए, अगर आपने इसको नाइट्रो इथेन लिखा है और नाइट्रो के लिए वर्ड यूज किया नाइट्रो, और उसको अगर इथ से पहले लिखा है तो इथ इज एल्क, और एल्क से पहले जो लिखा जाता है दैट इज प्रीफिक्स, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट, नॉट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। ईथर के लिए भी आपने पढ़ा होगा, ईथर को हम लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन, ना कि एल्केन एल्कोक्सी। एल्कोक्सी वर्ड पहले लिखते हैं, एल्क से पहले, और एल्क से पहले लिखने वाला वर्ड जो होता है दैट इज प्रीफिक्स, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स विच आर नेवर काउंटेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दीज आर ऑलवेज काउंटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। इनको हम कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के काउंट में नहीं रखते हैं। एक प्रूफ तो इसका मैंने आपको नेम से समझाया। दूसरा प्रूफ, आपने ये पढ़ा है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के सिलेक्शन के लिए हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। पढ़ा है ऐसा प्रायोरिटी ऑर्डर? किसी को आइडिया है प्रायोरिटी ऑर्डर? वो मैं लिखता हूं, चलो साइड में, ये तो लिख लिया ना आपने, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। अभी लिखना नहीं है, लिखना नहीं, मैं आपको सब सीक्वेंस में लिखवाऊंगा, ठीक है, सब सीक्वेंस में लिखवा दूंगा, आप पहले समझते जाओ उसमें। फंक्शनल ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर किसी को आइडिया हो? सबसे पहले, वेरी गुड, सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड, फिर इसके बाद में आता है एनहाइड्राइड, देन कोई बात नहीं, एस्टर, देन एसिडालाइड, देन अमाइड, देन साइनाइड, आइसोसाइनाइड, देन एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोअल्कोहल, अमाइन। आप देखो, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप का एक प्रायोरिटी ऑर्डर है फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब आप देखो, अगर हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्शन के लिए, तो जरा बताओ वो जो 5 फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखे हैं उनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप इस लिस्ट में आ रहा है क्या? कोई एक भी नहीं है। आप सोचिए, जो लिस्ट हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्शन की लिस्ट है, उस लिस्ट में से हमने उन 5 को बाहर कर रखा है। इसका मतलब वो तो कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के सिलेक्शन में आएंगे ही नहीं ना। हमने उनको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के सिलेक्शन से बिल्कुल आउट किया हुआ है। वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के सिलेक्शन की रेस में है ही नहीं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की सिलेक्शन की रेस में केवल ये 13 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। आपको कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर कोई मिलेगा तो इन्हीं में से मिलेगा, वो नहीं होंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी टेबल है ना, जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, उससे पहले से आउट है वो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये 5 फंक्शनल ग्रुप्स आपके माइंड में एकदम क्लियर होने चाहिए कि दीज आर द फंक्शनल ग्रुप व्हिच आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं एक बार बोलिए मेरे साथ में। देखो मैं बोलता हूं इस पे, चलो सबसे पहले हेलोजन, ठीक है, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ईथर, साइक्लिक ईथर, ठीक है। एक बार बोलिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ईथर, साइक्लिक ईथर, ठीक है। These are the 5 functional groups which are always treated as substituents, never as principal functional group. अगर किसी कंपाउंड में इन 5 functional group में से कोई आपको दिख जाए
तो आउटराइट आप उसको सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो भी आपको मिलेगा वो इसी लिस्ट में से मिलेगा। ये क्लियर है के बाद, ठीक है। एक पॉइंट तो ये मैं आपको सब लिखवाऊंगा, पहले आप सुनते जाएं। दूसरा पॉइंट, इस कंपाउंड में अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड, इस कंपाउंड में टोटल फंक्शनल ग्रुप पूछा है। अब मैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप पूछा जाए, आप बता सकते हैं हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड? नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन द कंपाउंड 1 2 3 0 0 2 0 3 करेक्ट आंसर इज 3। सुनिए, मैंने आपसे पूछा फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 1 2 3 0 कुछ स्टूडेंट ने कहा 0, क्योंकि स्टूडेंट को लगा सर ये तो अभी अभी आपने बोला है कि दीज आर सब्स्टिट्यूएंट्स। मैंने कहा कि ये सब्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल सही लिखा हुआ भी है। मैंने आपसे कहा ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, आपने तो इनको फंक्शनल ग्रुप की रेट से बाहर कर दिया। अरे भाई, हमने इनको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की रेस से बाहर किया है, जबकि आप इनको क्या कर रहे हो? फंक्शनल ग्रुप से ही बाहर कर रहे हो। ये फंक्शनल ग्रुप तो है, बट ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये दीज आर फंक्शनल ग्रुप्स बट आर नेवर ट्रीटेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो आप इनको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की रेस से बाहर करोगे, फंक्शनल ग्रुप की रेस से बाहर नहीं करना है। फंक्शनल ग्रुप तो ये है। क्या बात समझ में आ रही है? इनफैक्ट आप ध्यान देना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ऑल्सो काउंटेड एज फंक्शनल ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 11th एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड या विच फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। तो ऐसे में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को भी हम फंक्शनल ग्रुप में काउंट करते हैं, ठीक है। और लॉजिकल बात है, देखो अब मैं आपको बताता हूं क्यों काउंट करते हैं, उसका रीजन बताता हूं। कोई आप में से बताना चाहे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? बहुत बेसिक बात करेंगे एकदम, मतलब जीरो से भी मैं अभी 9th 10th पे चल रहा हूं, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? 9th 10th में पढ़ा होगा आपने फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? हाँ, कैरेक्टर की जगह हम ऐसा बोलते हैं, थोड़ा बेटर वर्ड होगा, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को जो डिसाइड करने वाला ग्रुप होता है उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान देना, एल्कीन की अगर बात की जाए और एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, ठीक है, अभी आपको टेंशन नहीं ना है सर अभी केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों स्टार्ट कर दी, ठीक है, ये सब तो हम आगे बहुत आगे की बात है, लेकिन वो मैं फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा यहां पर इस बात को डिस्कस कर रहा हूं। आपने शायद पढ़ा होगा, फिर शायद मतलब 12th ही किया तो पढ़ाई है, HCl की रिएक्शन आपने पढ़ा होगा मार्कोनिकॉफ फूल, मार्कोनिकॉफ फूल जैसा कुछ पढ़ा है, ठीक है ना। HCl के इसमें एडिशन करते हैं और ये जो एग्जांपल है, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है जिसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और HCl इसमें ऐड हो जाता है। अब आप ध्यान देना, एल्कीन्स और एल्काइंस की रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और इनकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। मतलब इस कंपाउंड की रिएक्शन को किसने डिसाइड किया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कौन डिसाइड कर रहा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ऐसे ही अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज को कौन डिसाइड करेगा? और जो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है वही फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड जो होता है वो एल्कीन और एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो काउंटेड एज फंक्शनल ग्रुप। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन जो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये सारे, ये या फिर वो, दे आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, इनको तो हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। वो टू जो है ना, 2 वो सेकेंडरी के लिए एक्चुअली, और जो 1 है फॉर प्राइमरी। ये जो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड आता है वो किस में आता है? 1 में आता है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप में आता है, और जो बाकी के फंक्शनल ग्रुप है वो किस में आते हैं? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप में काउंट होता है। जब भी आपसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पूछा जाए और कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपको उसे इंक्लूड करते हुए, उससे काउंट करते हुए आंसर देना है। और इसी के अकॉर्डिंग देखो, दिस इज वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, सेकंड एंड थर्ड, टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट है। और मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कॉमन एरर करते हैं आप,
स्टूडेंट को जब बोला जाता है कि आप इनको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं करोगे, स्टूडेंट उसको फंक्शनल ग्रुप में भी काउंट नहीं करता है। फंक्शनल ग्रुप ये है बट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्या बात क्लियर है क्या? चलिए अब आप ध्यान देना, अभी लिखना नहीं है आपको, ठीक है? अभी केवल आप सुनते जाएं, समझते जाएं, जब पूरा समझ में आ जाएगा फिर लिखेंगे इसको। ठीक है, आपको सपोज ये कंपाउंड दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप बताएं हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड? नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड, बोलिए। 3। देयर आर 3 फंक्शनल ग्रुप्स इन द कंपाउंड। वन इज OH ग्रुप, सेकंड इज क्लोरीन एंड थर्ड इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये तो क्लियर है? 3 फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड, तो अब आप ध्यान देना, देखो क्लोरीन इज अमंग दोस फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि हेलोजन में भी वी कैन हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये हमेशा हम इनको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो क्लोरीन है वो तो पक्का सब्स्टिट्यूएंट है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, ठीक है? कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप आता है। तो अब हमारे पास चॉइस में बचता है केवल OH ग्रुप। और क्या मैं कह सकता हूं, OH ग्रुप इस जो प्रायोरिटी ऑर्डर हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्शन के लिए, उसमें कहीं ना कहीं पर है। क्या क्लियर है क्या? सो दिस OH ग्रुप विल बी कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड। अभी तक की बात क्लियर है? नेक्स्ट आप देखो, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। इस कंपाउंड में टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने प्रेजेंट है? बोलिए। 4। वन इज OH ग्रुप, सेकंड इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, थर्ड इज नाइट्रो ग्रुप एंड फोर्थ इज एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर है बात ये? तो इस कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो वो टोटल 4 है, ठीक है? अब बात करते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की। अब आप ध्यान देना, सुनिए, देखो नाइट्रो ग्रुप तो हम कह सकते हैं, इसको तो आउटराइट आप सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, ठीक है? इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? दिस इज सब्स्टिट्यूएंट बिकॉज इट इज अमंग दोस व्हिच आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। अब बचता है हमारे पास OH एंड CHO, और OH एंड CHO अगर आप देखेंगे तो वो प्रायोरिटी जो हमारे पास ऑर्डर होता है फंक्शनल ग्रुप का, उसमें दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है? एल्डिहाइड भी है और OH भी है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि इस लिस्ट में से जो भी आ जाएगा वो सब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। फिर प्रायोरिटी का मतलब क्या हुआ? अरे फिर प्रायोरिटी का मतलब क्या हुआ? सुनिए, OH और CHO ग्रुप दोनों इस लिस्ट में आ रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा जो सीक्वेंस में पहले आ रहा है। सो एल्डिहाइड एंड OH विच कम्स फर्स्ट? एल्डिहाइड कम्स फर्स्ट, OH बाद में आ रहा है। जो सीनियर है हम उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, ठीक है? तो इस लिस्ट में ये प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब ही यही है। मान लो आप कहें कि इनमें से 5 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एक अमाइड आ जाए, एक एस्टर आ जाए, एल्डिहाइड आ जाए, एल्कोहल आ जाए, अमाइन आ जाए, तो अमाइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, अमाइड और एस्टर में एस्टर सबसे पहले आ रहा है, तो एस्टर विल बी ट्रीटेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या बात क्लियर है क्या? मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, शायद आपको उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। इफ कंपाउंड इज हैविंग मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन दिस प्रायोरिटी ऑर्डर, the senior functional group or the functional group which comes first will be treated as principal functional group। क्या बात क्लियर है क्या? जो इस ऑर्डर में पहले आ रहा है हम उसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। इसका मतलब OH और CHO में, क्योंकि CHO सीनियर है वो पहले आ रहा है, सो CHO ग्रुप विल बी कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्वेश्चन है फिर OH का क्या करेंगे? आप ध्यान देना, एक बार जब आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप बचे उन सबको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब OH ग्रुप को भी हमें क्या मानना होगा? सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना होगा यहां पर। अब ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि OH को यहां पर हमने सब्स्टिट्यूएंट कहा, लेकिन उसी OH को हम यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो OH से सीनियर और कोई फंक्शनल ग्रुप उस लिस्ट में से है नहीं, लेकिन यहां पर OH ग्रुप से अगर सीनियर है तो हमने उसको प्रिंसिपल कहा। अगर CHO से सीनियर कोई आ जाएगा तो वो प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्या क्लियर है कि बात? ये अभी क्लियर है ना? तो सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये सभी को क्लियर है क्या? अब आप लिखें, इसमें हेडिंग में आप लिख लें सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और स्टेटमेंट लिखें अब आप इसमें, इफ
compound is having only one functional group, if compound is having only one functional group, if compound is having only one functional group, ब्रैकेट में आप लिखें एक्सेप्ट, ब्रैकेट में आप लिखना एक्सेप्ट, इस तरह से लिखना है ब्रैकेट में एक्सेप्ट, और ये लिख लें हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ओआर मतलब ईथर, साइक्लिक ईथर, ऑलवेज एज सब्स्टिट्यूएंट, इस तरह से लिख लेना ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट में आपको लिखना था एक्सेप्ट हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ईथर, साइक्लिक ईथर, ऑलवेज एज सब्स्टिट्यूएंट। अब ब्रैकेट क्लोज, आगे कंटिन्यू करें। It is considered as principal functional group of compound. It is considered as principal functional group of compound when more than one functional groups are present in a compound, but when more than one functional groups are present in a compound, but when more than one functional groups are present in a compound, principal functional group is selected. Principal functional group is selected according to their priority order. Principal functional group is selected according to their priority order. In this case, the functional groups other than principal functional group, in this case, the functional groups other than principal functional group, in this case, the functional groups other than principal functional group are treated as substituents, are treated as substituents. एक बार इसे रीड कर लो आप, और कहीं पर कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लें आपसे। हाँ भाई, क्लियर है सभी को ये? ठीक है, एक बार मैं बोल देता हूं क्या आपको लिखा है। एक तो मैंने आपको लिखा है कि अगर कंपाउंड में इन 5 फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो ये तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट है। इनके अलावा अगर कंपाउंड में कोई एक फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसी को प्रिंसिपल मान लेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन करेंगे, और उसके अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे उनको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर है ना बात? ये एग्जांपल्स लिखना है इसमें 1, 2 and 3। हाँ, इसके बाद में क्वेश्चन ट्राई करें। ये ऑर्डर आपको नहीं लिखना है, ठीक है, इसकी तो एक पूरी टेबल बनेगी, ठीक है, इसमें प्रीफिक्स, सफिक्स, एडिशनल सफिक्स वो पूरा पार्ट आएगा, तो इसको तो पूरा एक टेबल फॉर्मेट में आपको मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। ये नहीं लिखें आप, तो क्वेश्चन करें डायरेक्ट आप। ये यस, बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बोले। सबसे पहले बी, दैट इज एस्टर, ए, सी, डी, बिल्कुल सही। ठीक है, देखो बी इज एस्टर और वो आपको यहां पर इन फॉर्म में सबसे पहले मिला। ठीक है, उसके बाद में फिर है एसिटाइलाइट, देन इट इज साइनाइड, और फिर उसके बाद में एल्डिहाइड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, पहले मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूं, ए, बी एंड ई। बोलो ए सी, डी, ई एंड पी। ठीक है, देखो ए तो आपको दिया हुआ है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप पर है, फिर इसके बाद में सी, दैट इज अमाइड। ठीक है, उसके बाद में फिर आपके पास आ जाएगा कीटोन, डी, फिर आ जाएगा एल्कोहल, ई, और फिर आ जाएगा बी, अमाइन। क्लियर बात है? अब आप सोचिए, अगर एक कंपाउंड में ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, समझना बात को, अगर एक कंपाउंड आपको गिवन है और उसमें अगर ये 4 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे कहेंगे? जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे टॉप पर है, मतलब बी को, तो बी तो इसमें हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप।
एंड व्हाट अबाउट द रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड? इनको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? अगर कंपाउंड में ये 5 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो विच फंक्शनल ग्रुप विल बी ट्रीटेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? ए, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे तो हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। अभी क्लियर है? सो दिस इज हाउ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द गिवन कंपाउंड विल बी सेलेक्टेड। और देखो, जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का आप सिलेक्शन कर चुके हैं तो फिर आपको यह भी क्लियरिटी है कि अब कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन प्रेजेंट है। ठीक है, वो सेग्रीगेशन हो चुका है। ध्यान देना, जो फंक्शनल ग्रुप आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में सिलेक्ट किया है उसका तो हम सफिक्स यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ S2। अगर आप फॉर्मेट पे देखेंगे तो S2 के लिए हमने ये लिखा है सफिक्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या बात समझ में आ रही है? और जो बाकी फंक्शनल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट, उनको कहां पर लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को कहां लिखा जाता है? सबसे आगे। अरे प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखा है ना उसमें, आप P2 पढ़ो, P2 में क्या लिखा हुआ है? नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा सबसे आगे लिखा जाएगा और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे पीछे लिखा जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? कंपाउंड का नेम सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट होता है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के साथ कंप्लीट होता है। ठीक है, जो भी फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में प्रेजेंट है उनका तो हम, क्योंकि उनको सबसे आगे लिखना है और सबसे आगे लिखना है मतलब उनका हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। P2 में लिखा है ना आपने उसको। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कहां लिखा जाता है? सबसे लास्ट में। और सबसे लास्ट में लिखेंगे तो उसको हम क्या यूज करेंगे? सफिक्स। तो देखो, फंक्शनल ग्रुप के आपको प्रीफिक्स भी सजेस्टेड है और सफिक्स भी सजेस्टेड है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, मान लो अगर हम बात करें जैसे एल्कोहल की। अब ये अभी आपको लिखना नहीं है, ठीक है, एक टेबल बनाएंगे इसकी। इसका प्रीफिक्स की अगर बात की जाए, समझना बात को, इसका प्रीफिक्स तो होता है हाइड्रोक्सी। इसका प्रीफिक्स तो होता है हाइड्रोक्सी और इसका सफिक्स होता है ऑल। अब आप बताओ ऑल कब यूज करेंगे हम? जब ये फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट हो। और हाइड्रोक्सी कब यूज करेंगे? जब ये किसी कंपाउंड में एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप बता सकते हैं इस केस में हम क्या यूज करेंगे इसका? हाइड्रोक्सी या ऑल? क्योंकि ये यहां पर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में प्रेजेंट है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, तो OH ग्रुप का हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स, मतलब हाइड्रोक्सी। और प्रीफिक्स क्यों? क्योंकि इट इज प्रेजेंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट। जैसे यहां पर देखो आप, इस केस में बताओ OH ग्रुप के लिए क्या यूज करोगे? हाइड्रोक्सी या ऑल? हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये कंपाउंड में एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसका प्रीफिक्स यूज होगा, और अगर फंक्शनल ग्रुप एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका सफिक्स। अब जरा देखो, आपने कहा सर OH ग्रुप यहां पर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, दैट इज हाइड्रोक्सी। लेकिन इसी OH ग्रुप के लिए यहां पर आप ऑल यूज करेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज नाउ इट इज प्रेजेंट एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर फंक्शनल ग्रुप एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसका क्या यूज करेंगे? ये OH के लिए जनरल बात कर रहा हूं। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या यूज करेंगे? उसका सफिक्स। ठीक है, और अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो प्रीफिक्स। और सब्स्टिट्यूएंट को आगे लिखा जाता है, प्रीफिक्स आगे ही होता है, सफिक्स पीछे होता है, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लास्ट में लिखा जाता है। क्लियर बात? ये पॉइंट भी आप लिखें इसमें। सफिक्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, suffix of principal functional group is used as S2, is used as S2। अब ये मैं पता है कि S2 कहां लिखते हैं? सबसे लास्ट में, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, सफिक्स 2। एंड आगे कंटिन्यू करना, एंड prefix of those functional groups and prefix of those functional groups which are present as substituents are used as P2। एक बार पढ़ लें आप इसे।
suffix of principal functional group is used as S2 and prefixes of those functional group which are present as substituents are used as P2. जो substituents है उनका prefix यूज होगा P2 के फॉर्म में सबसे आगे, और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स यूज होगा S2 के फॉर्म में सबसे पीछे। क्लियर है क्या बात ये? तो ये हमारा IUPAC नेम लिखने का पहला स्टेप कंप्लीट होता है, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अभी क्लियर है ना सभी? हाँ बोलो। हाँ, प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने लिखने नहीं दिया, आप टेंशन ना लो, लिखने इसलिए तो वहां तो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन के टाइम पर, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे लिखेंगे आप टेंशन मत लो। क्या उसको देख के तो पता चल रहा है ना, वो आप चाह रहे हैं कि कॉपी में भी होना चाहिए, आएगा ना, और अच्छे तरीके से लिखवाऊंगा ना। अच्छे तरीके से लिखना है, खराब तरीके से लिखना है? हाँ, तो थोड़ा पेशेंस वेट रखा। अरे अभी आज ही कोर्स थोड़ी खत्म हो रहा है, पूरे साल भर पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। कम से कम 5 महीने तक साथ में रहूंगा आपके, ठीक है ना? चलिए, तो बात करते हैं इस कंपाउंड की। सबसे पहले इस कंपाउंड में आप बताएं फंक्शनल ग्रुप कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बोलो। 5 6 है, 5 है, 5 1 2 5 5 4 2 4 5 6 5 5 नहीं, ऐसे तो दो डबल हो गया, 10 हो गए तो, ठीक है ना? चलिए, करेक्ट आंसर इज 5। पहले तो 2 वालों से बात कर लेते हैं। 2 वाले कहां हैं? गलती से बोल दिया था। चाय पिया करो बड़े मसाले वाली एकदम, तो गलती नहीं होगी, ठीक है ना? चलो, हाँ 4 वाले क्या हो गया? अच्छा, इसकी जगह उसका आंसर दे दिया था। चलो, 6 वाले भी हैं कुछ। हाँ, 6 कैसे आप बता रहे हैं? आप बताओ, लास्ट में बोला 1 2 3 4 5। इसमें इस वाले डबल बॉन्ड को एक मिनट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड थोड़ी है ये, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं, ये तो फंक्शनल ग्रुप का ही पार्ट है। ये तो एज ए होल एक फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, COCl। और 6, अच्छा कुछ हो सकता है इसको 2 फंक्शनल ग्रुप काउंट कर रहे हो, एक CO अलग और एक Cl अलग, ऐसे भी होंगे कुछ। आपने ऐसे काउंट किया ना? हाँ, तो फिर ये जो C डबल बॉन्ड OOH है, इसको आप क्या लिखते हो? मतलब एल्कोहल अलग, कीटोन अलग, या पूरा एसिड? ये ध्यान रखना। देखो, ये भी गलती होती है, सुनिए, ये बहुत मिस्टेक करते हैं एक्चुअली। आप ध्यान दो, CO ग्रुप जो है ना, इस CO ग्रुप से बच के रहना। ये CO ग्रुप बहुत मिस्टेक्स करवाता है नेम लिखते टाइम, क्योंकि CO ग्रुप से लेकर के आप देखो, इस CO ग्रुप वाले कॉम्बिनेशन वाले बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है हमारी लिस्ट में, ठीक है? मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पर तो इसको R मान लेते हैं, चलो एक साइड तो, ठीक है? अब आप ध्यान देना, अगर यहां पर OH ग्रुप होगा तो ये एज अ होल एसिड बन जाएगा, 1 फंक्शनल ग्रुप एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहां पर OR हुआ तो एस्टर बन जाएगा। अरे समझ में आ रही बात ये? अगर यहां पर X हुआ तो एसिडोलाइट बन जाएगा, COX, एसिडोलाइट बन जाएगा। अगर यहां पर N हुआ तो ये अमाइड बन जाएगा, CON, ठीक है? अगर यहां पर H हुआ तो एल्डिहाइड बन जाएगा, CHO ग्रुप, ठीक है? अगर यहां पर R ग्रुप हुआ तो फिर हम इसे कीटोन कहेंगे। एस्टर में OO भी आएगा यहां पर, ठीक है? ये कीटोन हो जाएगा। और अगर यहां पर हुआ OCO R तो फिर ये एनाइड्रेट बन जाएगा। तो CO ग्रुप वाले बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, देख करके आंसर दें हमेशा। क्या क्लियर हो रही बात है? अरे समझ में आ रही बात है, ठीक है ना? तो कॉम्बिनेशन देख करके आंसर देना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट है। चलिए, इस कंपाउंड का मैं फंक्शनल ग्रुप तो 5 हो गए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलिए। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? अब देखो, ध्यान देना, एल्डिहाइड, एल्कोहल, नाइट्रोस, तो क्या मैं कह सकता हूं, ये तो उन 5 में जिनको आप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं।
ये तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल में है ही नहीं, ये तो रेस से बाहर है। लेकिन एल्डिहाइड, अल्कोहल और सीओसीएल मतलब एसिडलाइड, ये तीनों इसमें है। देखो एल्डिहाइड ये रहा, अल्कोहल ये रहा और सीओएक्स सीओसीएल इसी में आएगा। ठीक है, तो फिर सीओसीएल तो इन तीनों में ऊपर हो गया ना, इसका मतलब ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो क्या मैं कह सकता हूं अब इस फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट और इसे भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? और जो फंक्शनल ग्रुप एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट है उसका तो हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स या सफिक्स? उसका तो हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स। और जो फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसका हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स यूज करेंगे इनके। अभी क्लियर है क्या सारा? ठीक है, ये एग्जांपल लिख लो आप इसमें। चलिए भाई नेक्स्ट अब बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसमें सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। एक बार जब आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन कर लेते हैं तो फिर आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होता है। और प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्शन के लिए हमारे पास ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। देखो क्या करना होगा, व्हेनेवर सेलेक्टिंग प्रिंसिपल कार्बन चेन यू हैव टू फर्स्ट कवर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले आप किसको कवर करेंगे, कंपाउंड के प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को उस कार्बन चेन में कवर करेंगे। फिर उसके बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, आप ऐसी कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कवर हो जाए। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, आप ध्यान देना, बिफोर कवरिंग मोर सब्स्टिट्यूएंट्स यू हैव टू कवर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड बिफोर कवरिंग मोर कार्बन एटम्स यू हैव टू कवर मल्टीपल बॉन्ड एंड बिफोर कवरिंग मल्टीपल बॉन्ड यू हैव टू कवर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल आपको सपोज एक कंपाउंड गिवन है, ठीक है, मान लेते हैं कि उस कंपाउंड में आपके पास प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्शन के लिए दो चॉइस हैं। ठीक है, फर्स्ट में अगर बात करते हैं, देयर इज अ प्रिंसिपल कार्बन चेन इन कंपाउंड हैविंग 5 कार्बन एटम्स विथ 3 सब्स्टिट्यूएंट्स, 5 कार्बन एंड 3 सब्स्टिट्यूएंट्स। फॉर द सेम कंपाउंड देयर इज वन मोर ऑप्शन, 7 कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन एंड 1 सब्स्टिट्यूएंट। 5 कार्बन 3 सब्स्टिट्यूएंट, 7 कार्बन 1 सब्स्टिट्यूएंट, क्या प्रेफर करेंगे? 7 कार्बन 1 सब्स्टिट्यूएंट। 5 कार्बन 3 सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट 3 है लेकिन कार्बन 5 ही है। सेकंड चॉइस में हमारे पास 7 कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट 1 है, तो बिफोर कवरिंग मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वी हैव टू कवर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये बात क्लियर हो रही क्या? मान लो अगर आपके पास ऐसी चॉइस आ जाए कि कार्बन चेन है जिसमें 4 कार्बन है और साथ में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और दूसरी कार्बन चेन ऐसी आ रही है जिसमें 7 कार्बन है, फर्स्ट में 4 कार्बन 2 डबल बॉन्ड, सेकंड वाली में 7 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, 4 कार्बन 2 डबल बॉन्ड। बिफोर कवरिंग मोर नंबर ऑफ कार्बन यू हैव टू कवर मोर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। क्या बात समझ में आ रही है? अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए कि कंपाउंड में एक कार्बन चेन तो आपको ऐसी मिल रही है जिसमें 7 कार्बन आप कवर कर पा रहे हैं लेकिन मल्टीपल बॉन्ड एक ही कवर हो रहा है, उसी कंपाउंड में आप 4 कार्बन की चेन कवर कर रहे हैं और मल्टीपल बॉन्ड 2 कवर हो रहे हैं, तो फिर कौन सा लेंगे आप? जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा मिलेंगे वो आप कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे एज ए प्रिंसिपल कार्बन चेन इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन को प्रायोरिटी बाद में देते हैं, पहले मल्टीपल बॉन्ड के नंबर को प्रायोरिटी दी जाती है। और मल्टीपल बॉन्ड से भी पहले किसको कवर करना जरूरी है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। आपके सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हमने छोड़ दिया और हमें 7 कार्बन 3 डबल बॉन्ड मिले। जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कवर कर रहे थे तो हमें केवल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के साथ 3 ही कार्बन मिल रहे हैं और कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं मिला। देखो 3 कार्बन 1 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। दूसरा ऑप्शन है 7 कार्बन 3 डबल बॉन्ड्स, क्या प्रेफर करोगे? 3 कार्बन 1 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि बिफोर कवरिंग मोर कार्बन और मोर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड वी हैव टू कवर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या क्लियर है क्या बात? ये ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होता है। एप्लीकेशन जब एग्जांपल पर डिस्कस करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। अब आप ध्यान देना, इस ऑर्डर को डिस्कस करने के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट इसमें मिस्टेक्स करते हैं, और वो मिस्टेक आपसे ना हो इसका मैं बेस्ट टेक्निक आपको बताता हूं। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान देना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी इसमें हैविंग कार्बन और दूसरी कैटेगरी है नॉट हैविंग कार्बन। जैसे आप देखो, मान लो अगर किसी कंपाउंड में, जैसे इसी कंपाउंड की बात कर लेते हैं, इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो हमने कहा भाई इस कंपाउंड का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है। क्या हम बात कर सकते हैं ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, सो दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन। लेकिन अगर मान लो आपके पास ये कंपाउंड होता सपोज, अब इस कंपाउंड में पहले तो आप देखो, एक तो OH ग्रुप है, एक नाइट्रो है, एक अमाइन है और एक डबल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप तो 4 है,
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसका? बोलो। देखो नाइट्रो को तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब बचता है OH और अमाइन। OH और अमाइन ये रहे आपके पास स्टेप में, लेकिन पहले OH आ रहा है ना, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आप कैसे कहेंगे? अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहां पर बन चुका है OH, और NH2 N वाला फंक्शनल ग्रुप उसके बाद में आ रहा है, तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। और देखो अगर OH इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन। तो बात कर रहे थे इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के, तो दो तरह के प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी हम बना रहे हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एंड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन। जैसे मान लो किसी कंपाउंड में सल्फोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब सल्फोनिक ग्रुप अगर फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन। लेकिन मान लो अगर एस्टर है तो एस्टर में तो कार्बन आएगा, अगर एल्कोहल है तो कार्बन नहीं आएगा, अमाइन है तो कार्बन नहीं आएगा, ठीक है, थायो अल्कोहल है तो कार्बन नहीं आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? दो कैटेगरी है। अब आप ध्यान देना, अगर कोई ऐसा कंपाउंड आपको दिया जाए जिसके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड की प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन सबसे आसान है, एकदम आसान है, क्योंकि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वहीं से आप कार्बन चेन को स्टार्ट कर देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? एक बात ध्यान देना, मैं आपको बताता हूं। देखो चलो उससे पहले एक एग्जांपल देखें और फिर उसको डिस्कस करते हैं। आपको सपोज ये कंपाउंड दिया हुआ है, यस पहले तो आप बताएं इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कितने प्रेजेंट है? नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। चार, तीन, तीन। डबल मसाले वाली चाय तो नहीं पी ली थी आज? हाँ भाई, करेक्ट आंसर इज तीन। एक अल्कोहल, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक सल्फोनिक एसिड। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यस। देखो सल्फोनिक एसिड और OH ग्रुप की अगर बात करें, दोनों प्रायोरिटी ऑर्डर में है, लेकिन सल्फोनिक ग्रुप कम्स फर्स्ट, OH ग्रुप तो बहुत बाद में है। तो जो पहले आ रहा है वो सीनियर है और वो ही हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह उसको ट्रीट करेंगे। सो दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड, एंड द फंक्शनल ग्रुप अदर देन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। यहां तक की बात क्लियर है? अब मुझे आप ट्राई करें, मुझे इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन में सिलेक्शन करके उसमें बताएं नंबर ऑफ कार्बन कितने आएंगे। नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन 4, 5, 6, 7। चार ऑप्शन तो तैयार हो गए। ऑप्शन तो, क्वेश्चन तो बन गया हमारा। अब आंसर बोलो। 5, 5, 9। अरे नहीं, रुको रुको, अरे नहीं, अरे मैंने गलत देख लिया। एक हाथ इसका था, एक हाथ इसका था, दो अलग अलग स्टूडेंट का था, मुझे लगा एक ही दो हाथ हैं। 9 हो गए। 5 और 4, अच्छा ठीक है, 5 और 4, 4। चलिए, करेक्ट आंसर है इसका, क्या आंसर करेक्ट है? करेक्ट आंसर है 6। ठीक है ना? आप ध्यान देना, देखो सुनिए, जिस स्टूडेंट का आंसर 4, मैं आपको बताता हूं, सबके आंसर में बताता हूं कैसे आ रहे हैं। जिन स्टूडेंट का आंसर 4 आ रहा है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। वो 4 ये कार्बन चेन ले रहे हैं, जिनका आंसर 4 आ रहा है ये ले रहे हैं ना 4, तो ठीक है ना? ये गलत है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट का आंसर 5 आ रहा है। 5 वाले या तो ये कार्बन चेन ले रहे हैं या फिर ये वाली ले रहे हैं। वैसे मोस्टली ये वाली लेते हैं वो, ये 5 कार्बन वाले, ठीक है ना? और कुछ का आंसर आया 7, 6 आया। 6 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लिया होगा, ठीक है। और जिनका आंसर 7 आ रहा है उनका तो एक ही ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आप ध्यान देना। देखो मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्शन के लिए ऑर्डर डिस्कस करने के बावजूद भी आप मिस्टेक करते हैं और इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। आप ध्यान देना, मैंने आपसे कहा कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तब तो कार्बन चेन के सिलेक्शन में दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है ना, वहीं से कार्बन चेन स्टार्ट हो जाती है। आप ध्यान देना, जिनका आंसर इसमें 4 आ रहा है ना, जो ये कार्बन चेन ये ले रहे हैं 4 कार्बन की, या जो 5 ले रहे हैं, मैं आपको बताता हूं आज के बाद में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आप कार्बन चेन सिलेक्शन के टाइम पर ये सोचेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं,
एक बात सोचिए, किसी भी ओपन चेन कंपाउंड में जब आप कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे तो हमेशा ध्यान रखें सेलेक्टेड कार्बन चेन के दो फ्री टर्मिनल्स होने चाहिए। सेलेक्टेड कार्बन चेन के हमेशा दो फ्री टर्मिनल्स होने चाहिए। टर्मिनल्स का मतलब समझ रहे हैं, दो एंड्स होने चाहिए। भाई एक चेन अगर है उसको मैं ओपन कर दूं तो उसके दो एंड होंगे ना, जिसपे चेन एक जगह से स्टार्ट होगी, एक एंड से स्टार्ट होगी, दूसरे पर कंप्लीट होगी, तो वो दो फ्री एंड मिलने चाहिए। ठीक है, अब कंपाउंड में आप वो दो फ्री एंड कैसे देखेंगे? दो फ्री टर्मिनल्स का मतलब है उनके आगे फिर कोई कार्बन नहीं होने चाहिए। अगर आप ये कार्बन चेन ले रहे हैं तो देखो इस कार्बन चेन में ये आप एक टर्मिनल बोल सकते हैं क्योंकि इसके बाद में फर्दर कोई कार्बन नहीं है, लेकिन इसको आप फ्री टर्मिनल कैसे बोल सकते हैं? इट इज फर्दर कनेक्टेड विद कार्बन्स। क्या बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ, कार्बन चेन कभी बीच में से स्टार्ट ही नहीं हो सकती। भाई कार्बन चेन तो किसी टर्मिनल से स्टार्ट होगी ना, टर्मिनल से स्टार्ट होगी और टर्मिनल पर कंप्लीट होगी। तो कार्बन चेन ना तो बीच में से आप स्टार्ट कर सकते हैं ना बीच में उसको रोक सकते हैं। अगर उससे आगे भी कार्बन कनेक्टेड है तो आपको तो आगे कार्बन कवर करते हुए वहां तक जाना है जहां तक फ्री टर्मिनल नहीं आ जाए या कार्बन खत्म नहीं हो जाए। क्या पर कार्बन खत्म हो गई क्या? नो, आगे और कार्बन कनेक्टेड है ना, तो आपको तो और कार्बन कवर करना है अप टू फ्री टर्मिनल। क्या बात समझ में आ रही है क्या? जब भी आप कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे हमेशा ध्यान रखें सेलेक्टेड कार्बन चेन के दो फ्री टर्मिनल्स होने चाहिए। अब ये करेंगे कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, इसका कौन ध्यान रखेगा? सुनिए, आप ध्यान देना। इस केस में अगर बात की जाए तो अब देखो हमने कहा सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कवर करना है। मैं आपको बता रहा हूं गलती करोगे तो इसी में करोगे, इसमें कभी भी गलती नहीं होगी क्योंकि यहां पर आपको ऐसा कंपाउंड दिया है जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है और इसी में मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट को लगता है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वहीं से कार्बन चेन स्टार्ट कर दो। ऐसा जरूरी नहीं है, वहां से कार्बन चेन तब स्टार्ट हो सकती थी जब वो टर्मिनल होता, और ये टर्मिनल कब होता है? जब इससे ना तो ये कार्बन कनेक्टेड होता ना ये, तब आप कह सकते हो यहां से कार्बन चेन स्टार्ट हो जाएगी, ये टर्मिनल है। लेकिन अगर इसमें कार्बन कनेक्टेड है तो ध्यान देना, इस केस में अगर बात की जाए जब भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एब्सेंट है, ऐसे में प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्शन का बेस्ट टेक्निक बताता हूं। जिस कार्बन से ये कनेक्टेड है ना उसको कवर करते हुए, रूल केवल इतना सही है कि आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कवर करना है, या ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है आप उस कार्बन को कवर करो, वहां से कार्बन चेन स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं बोला जाता है। अब आप देखो इस कार्बन को कवर करते हुए आपको क्या करना है, इसके दोनों साइड में मूव करना है, और दोनों साइड में मूव करना है कहां तक? जहां तक फ्री टर्मिनल नहीं आ जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही क्या? अब देखो जब आप इस कार्बन को कवर करके दो साइड में मूव करोगे फ्री टर्मिनल के लिए, तो एक तो आप इस साइड चले जाओगे और एक नीचे आओगे या ऊपर जाओगे। तो देखो इस बात को ध्यान रखो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कवर करने के बाद में आपको मल्टीपल बॉन्ड को भी कवर करना है। क्या मैं कह सकता हूं मल्टीपल बॉन्ड को कवर करने के लिए इस साइड आना ही पड़ेगा, इधर ही तो मल्टीपल बॉन्ड है ना। फिर उसके बाद में क्या देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो बताओ ज्यादा कार्बन के लिए आप ऊपर जाओगे या नीचे आओगे? ऊपर। तो इस कार्बन को कवर करते हुए एक तो मैं जाऊंगा ऊपर और एक मैं जाऊंगा इस साइड। क्या बात समझ में आ रही है? और जब मैं यहां आऊंगा तो अब मुझे ये फ्री टर्मिनल मिल चुका है, एक तो ये टर्मिनल हो गया कार्बन चेन का। दूसरा जब मैं यहां पर आऊंगा तो देखो इस जंक्शन पॉइंट पर मेरे पास चॉइस है, या तो मैं नीचे आ सकता हूं या मैं स्ट्रेट जा सकता हूं। अगर मैं स्ट्रेट जाता हूं तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट भी मिलेगा और कार्बन भी ज्यादा मिलेंगे, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं नीचे आता हूं तो मुझे कार्बन तो कम मिलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं मिलेगा, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड कवर होगा। सब्स्टिट्यूएंट और कार्बन से पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए नीचे आना पड़ेगा आपको। क्लियर है क्या? तो कार्बन चेन में कितने कार्बन आएंगे इसमें? 6। अभी क्लियर हो गया ना, वो 7 क्यों नहीं लिया हमने? ठीक है, इस तरह से कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। तो ध्यान देना, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो जिस कार्बन से वो कनेक्टेड है उसको कवर करते हुए उसके दोनों साइड में आप जाएंगे जब तक कि आपको फ्री टर्मिनल ना मिल जाए। अगर इससे और कार्बन कनेक्टेड होता तो हम उसको भी कवर करते, बीच में कार्बन चेन को नहीं रोकोगे आप। क्या बात समझ में आ रही क्या? लेकिन अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो ये टेंशन आपकी आधी हो जाएगी। ध्यान देना, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो ये टेंशन आपकी 50% रह जाएगी। इसमें कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो पहले तो बताओ इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? बोलो। 4।
एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एक अमाइन हो गया, एक क्लोरीन हो गया और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी तो होगा। अरे कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, 4 हो गए। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये तो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर है ही। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब आप ध्यान देना। अब देखो ये आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर ये भी क्लियर है कि इसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसकी तरह ट्रीट किए जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये क्लियर है अभी तक? अब आप ध्यान देना, यहां पर जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको मिला है उसमें खुद में कार्बन प्रेजेंट है। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो टेंशन ही खत्म है। जो मैं आपसे कह रहा था कि कार्बन चेन के 2 फ्री टर्मिनल्स होने चाहिए, उनमें से एक टर्मिनल तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन खुद का ही हो जाएगा। मतलब कार्बन चेन यहां से स्टार्ट हो जाएगी, कार्बन चेन हम यहां से कवर करना स्टार्ट करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अरे क्लियर है क्या? क्योंकि आप देखो, अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड OOH, ऐसा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो मैंने कहा भाई एक फ्री टर्मिनल तो आप इसी को मान लो। किसी को तो नहीं लग रहा सर फ्री टर्मिनल का है तो एटम तो बॉन्डेड है। एटम्स तो बॉन्डेड होंगे ना, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है ना, कार्बन नहीं होना चाहिए। तो कार्बन नहीं है इसमें, ये कार्बन यहीं पे खत्म होगी चेन, तो एक फ्री टर्मिनल तो ये हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो आपकी 50% टेंशन खत्म। उस कार्बन चेन के 2 टर्मिनल्स में से एक तो वो फिक्स हो ही गया। बस अब आपको करना क्या है, दूसरा टर्मिनल फाइंड करना है। और दूसरे टर्मिनल को फाइंड करते टाइम आप माइंड में क्या रखोगे? सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कवर करते हैं, वो हो चुका है। फिर क्या कवर करते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड को कवर करने के लिए कहां, राइट साइड जाए या लेफ्ट साइड जाए? लेफ्ट साइड जाए। लेफ्ट साइड जाने में भी हमारे पास यहां पर चॉइस है, नीचे आए या और आगे जाए? आगे जाए। तो ये कार्बन चेन डबल बॉन्ड भी कवर हो गया इसमें। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप देखो, इसमें भी देखेंगे तो सेलेक्टेड कार्बन चेन में 2 टर्मिनल्स हैं। एक टर्मिनल ये हो गया और दूसरा टर्मिनल ये हो गया। क्या क्लियर है की बात है? तो इसका मतलब देखो, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो 50% टेंशन खत्म आपकी। एक टर्मिनल तो वैसे ही मिल गया, आपको केवल दूसरा टर्मिनल फाइंड करना है। लेकिन अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो फिर दोनों टर्मिनल चेक करने होते हैं आपको उसमें। यहां मिस्टेक मत करना। खैर इसके और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे आगे। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्शन के लिए आप अभी केवल इतना सा लिखना। ये पार्ट में आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा और एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, ये जो प्रायोरिटी टेबल है, एक्चुअली ये टेबल ऐसे नहीं बस रैंडमली नहीं बनाना है, टेबल तो पूरी बनेगी लेकिन इसके साथ में और कॉलम्स भी बनेंगे। ठीक है, पहले कॉलम में तो आ जाएंगे फंक्शनल ग्रुप, दूसरे कॉलम में आएगा इसका प्रीफिक्स। इनफैक्ट दूसरे इससे भी पहले आप यहां पे लिखना फंक्शनल ग्रुप नेम। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप का नेम, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, ऐसे। फिर आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर, फिर आ जाएगा इसमें प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद में आएगा सफिक्स, और सफिक्स के बाद में आएगा एडिशनल सफिक्स। ठीक है, टोटल कॉलम्स कितने बनेंगे देखो, एक तो पहले फंक्शनल ग्रुप का नेम, दूसरा फंक्शनल ग्रुप, थर्ड प्रीफिक्स, फोर्थ सफिक्स और फिफ्थ एडिशनल सफिक्स। ठीक है, ये पूरी टेबल आपको तैयार करनी है। ठीक है, इस टेबल को आप पहले जितना आपने पढ़ा है वैसे आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएगा इस तरह की टेबल। तो आप कोशिश करना, जहां जहां नहीं भरा जाएगा आपसे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भरवाऊंगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस टेबल को कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तो आप एक काम करना, ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिखने के बाद में आप चाहो तो इस वाले पेज को छोड़ देना, इसमें हम रूल लिख लेंगे, इसके अगले पेज पर आप ये बना लेना। ठीक है ना, ये टेबल आप जरूर बनाना क्योंकि टेबल तो हमें यूज करनी पड़ेगी हर क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे वो टेबल तैयार होगी, वो तो पूरा फॉर्मेट बनेगा उसका। ठीक है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का नेम, फिर फंक्शनल ग्रुप, फिर प्रीफिक्स, फिर सफिक्स और फिर एडिशनल सफिक्स। क्लियर? आज की क्लास में देखो हमने जो डिस्कस किया, मैं एक बार फास्ट उसको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले तो हमने बात की, देखो कंपाउंड का फॉर्मेट 5 पार्ट्स होते हैं, P2, P1, एल्क, S1 और S2। P2 क्या है? नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे उनकी पोजीशंस के साथ में। P1 केवल साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज होगा, ओपन चेन कंपाउंड के लिए P1 पार्ट एब्सेंट हो जाएगा। एल्क क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी, जो प्रिंसिपल कार्बन चेन का आपने सिलेक्शन किया उसमें जो भी नंबर ऑफ कार्बन है उसके अकॉर्डिंग एल्क लिखेंगे। S1 क्या है? एन, इन या आइन। अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है तो एन, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और S2 क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और इसमें मैंने आपसे कहा 5 फंक्शनल ग्रुप ऐसे जिनको हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? हेलोजन, ठीक है, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ईथर और साइक्लिक ईथर। इनके अलावा अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है
तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का सिलेक्शन करते हैं। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का तो सफिक्स यूज होता है S2 के फॉर्म में, और इसके अलावा जो भी फंक्शन ग्रुप कंपाउंड है उनको क्या मानेंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट, और उनका क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स P2 के फॉर्म में। कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है तो सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को कवर करेंगे, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, और फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, इसमें हमने प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, हैविंग कार्बन, नॉट हैविंग कार्बन। इस पर आगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन, एक बार स्पीड का बता दें आप मुझे, ऐसा तो नहीं स्पीड बहुत ज्यादा लग रही है, ठीक है स्पीड तो ठीक है, बाकी किसी को अगर स्लो लग रही है तो वो टेंशन मत लो, ठीक है ना, वो तो बढ़ाना अपने हाथ में, उसको एक्सेलरेट करना अपने हाथ में, फास्ट तो नहीं लग रही है ना किसी को, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।